जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अरविंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अरविंद क्लासेस पर। चलिए आज हम हिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य का इतिहास कि किस प्रकार से हमारे मगध जो साम्राज्य है उसका विकास और विस्तार कैसे हुआ। तो चलिए हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मगध साम्राज्य। हमारा जो वर्तमान में जो बिहार का जो गंगा का दक्षिण भाग वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो हमारा जैसे पटना, गया, नालंदा, नवादा और औरंगाबाद जैसे जो शहर हैं वो आते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार से हमारे मैप में जो देख सकते हैं कि ये जो आपको मैप में एरिया दिखाई दे रहा है यही हमारा है मगध, जो वर्तमान में आज बिहार व गंगा क्षेत्र वाला हिस्सा माना जाता है। हमारे जो मगध का जो साम्राज्य है इसका जो केंद्र बिंदु माना गया है वो है राजगृह और पाटलिपुत्र, यानी कि राजगृह जो पाटलिपुत्र है उसको हमारा जो मगध का केंद्र बिंदु माना गया है। इसकी हम अगर बौद्ध ग्रंथ की बात करें, बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है और जैन धर्म का जो भगवती सूत्र वाला ग्रंथ है, इन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है, जैसा कि मैं आपको पहले महाजनपद वाले वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए हम देखते हैं, प्राचीन भारत में विकास का जो श्रेय माना गया है वो मगध को माना गया है, क्योंकि जो मगध साम्राज्य था वो सबसे ही विकासशील और विकास करने वाला क्षेत्र था। चलिए हम बात करते हैं मगध पर सबसे पहला जो शासक था, मतलब शासन करने वाला पहला जो शासक था वो था बृहद्रथ। इस मगध पर बृहद्रथ वंश की स्थापना है जो वो बृहद्रथ ने की थी। तो बृहद्रथ जो थे बृहद्रथ ने अपने मगध की जो राजधानी है वो गिरिराज यानी राजगृह को बनाया था, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बृहद्रथ वंश के जो शासक हैं उनको हम एक क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहला जो शासक है वो है बृहद्रथ, फिर उसका पुत्र हुआ जरासंध, फिर हुआ सहदेव जो महाभारत काल में आपने देखा और सुना होगा। फिर उसका चौथा जो है वो है रिपुंजय। जो रिपुंजय है वो सबसे अंतिम शासक था। जो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। ठीक है, तो बृहद्रथ मगध की जो राजधानी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि राजगृह को बनाया गया था। और अगर हम महाभारत के जो जरासंध और भीम के बीच मल्ल के युद्ध का वर्णन भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो महाभारत के समय जो आपने देखा होगा कि जरासंध और भीम के बीच वाला जो मल्ल का युद्ध का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कहा जाता है कि राजगृह की चट्टानों पर आज भी मल्ल युद्ध के पद चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे जो भी गया होगा वहाँ पे उन्होंने देखा होगा कि आज भी जो है जो चट्टानें हैं वहाँ की जरासंध की राजगृह की, वहाँ के मल्ल युद्ध के पद चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो आपने देखा कि मगध का जो साम्राज्य है वो इस प्रकार से वर्तमान में गंगा बिहार जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से यहाँ पर फला और फूला। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक है वो रिपुंजय, मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो बृहद्रथ हैं उनके पुत्र थे जरासंध, जरासंध के पुत्र था सहदेव। सहदेव को तो आपने सुना ही होगा, जो महाभारत काल में आपने नाम सुना होगा। महाभारत के समय भी युद्ध हुए, वहाँ पर भी सहदेव था, नकुल थे। ठीक है, तो अंतिम शासक था रिपुंजय। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे मगध साम्राज्य का समापन हुआ। चलिए अब बात करते हैं हमारे हर्यक वंश की। हर्यक वंश का जो समय काल है वो 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और हर्यक वंश के अगर हम क्रम से इनके शासकों की बात करें तो सबसे पहले शासक बिम्बिसार हो गए, उसके बाद उनके पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद उदयन और नागदशक जो थे वो इस प्रकार से इनके वंश थे, मतलब शासक करने वाले हर्यक वंश के शासक थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश के संस्थापक की, तो वो थे बिम्बिसार। वो पहले संस्थापक, प्रथम शासक और पहले संस्थापक थे बिम्बिसार, जो उन्होंने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। इसकी जो राजधानी है उन्होंने राजगृह को बनाया, यानी कि राजगीर को बनाया। आपको जैसे कि ये मैप में आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, यही था इनको राज्य, मतलब जो बिम्बिसार थे इन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो उन्होंने इनकी बिम्बिसार की जो राजनीति थी, जो राजनीतिक षड्यंत्र था, इन्होंने क्या करते थे कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा ये अपने राज्य का विस्तार करते थे। जब अवंती के राजा जो थे
अवंती यानी जो आज का मध्य प्रदेश है, अवंती के राजा था चंद्रप्रद्योत। अवंती के जो राजा चंद्रप्रद्योत थे, उनकी अचानक से किसी बीमारी के कारण अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसका मौका मिला बिंबिसार को। तो बिंबिसार ने क्या किया कि अवंती के जो राजा थे उनकी सेवा के लिए उनका जो राजवैद्य थे जीवक को क्या किया, उन्होंने वहाँ पर भेज दिया उनकी देखरेख के लिए थे। तो कुछ दिन बाद वो उनकी जो राजवैद्य थे, जीवक थे, तो उन्होंने क्या किया, इलाज स्टार्ट किया और उनकी तबीयत ठीक हो गई, यानी वो अच्छी तरह से स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पुत्र नहीं थे, तो उनकी पुत्री से विवाह कर अपना राज्य का विस्तार उन्होंने क्या कर लिया, अवंती तक कर लिया। और फिर क्या किया, उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाकर वैशाली पर आक्रमण किया। फिर भी वह वैशाली पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। बिंबिसार जो थे वो विवाह संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार करने में लगे थे। तो उनका जो पुत्र अजातशत्रु था, तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता से कहा कि पिताजी अब मुझे अपने जो राज्य का है, जो शासन का है, मुझे भी शासन करने दीजिए। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो, बाद में करना। तो उसके पुत्र ने, अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिताजी को मार डाला। तो क्या किया, उन्होंने भाला भोंक कर अपने पिता की, बिंबिसार की मृत्यु कर दी, हत्या कर दी। तो इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता था। ठीक है। तो फिर इन्होंने, जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई, उसके बाद अजातशत्रु ने अपनी राजगद्दी को संभाला और अपने आप को अधिकार, मतलब जो शासन का राजा स्थापित कर दिया। ठीक है। तो पिता की हत्या करने के बाद राजगद्दी पर बैठे और इनके अजातशत्रु का जो उपनाम था, मतलब इनका एक और नाम था कुणिक। इन्हें कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। यह भगवान महावीर यानी जैन धर्म के अनुयायी थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे। अजातशत्रु ने भी 32 वर्ष तक शासन किया। ठीक है। 32 वर्ष शासन करने के बाद इनका भी एक पुत्र था, उदयन। अब जैसा पिता करेगा वैसा ही पुत्र करेगा। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, उसी प्रकार उदयन ने कहा कि पिताजी मुझे भी शासन करना है। तो उसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। किसने कर दी? उदयन ने भी। तो उदयन ने भी अपने अजातशत्रु की हत्या करने के बाद राजगद्दी यानी शासन को संभाला और गद्दी पर बैठा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पटना में जो गंगावाल सोन क्षेत्र वाला संगम है, तो उन्होंने क्या किया, एक पाटलिपुत्र की स्थापना यानी किला बनवाया। फिर उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी घोषित कर दिया और राजगीर को हटाकर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया। तो मगध के जो प्रतिद्वंदी थे, इन्होंने के एक और पुत्र था इनका, तो वो था नागदशक। जो नागदशक था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक माना गया और था। ठीक है। तो नागदशक जो था, इन्होंने वैशाली, जो उदयन था उसने वैशाली को जीता था। तो नागदशक ने क्या किया कि वैशाली को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। तो इसका एक सेनापति था शिशुनाग। नागदशक जो था एक अयोग्य शासक था। वो बिना अपने सेनापति यानी शिशुनाग की सलाह मशवरा के बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। तो सेनापति ने क्या किया, शिशुनाग ने, कि नागदशक जो है वो एक अयोग्य शासक है, मतलब ये किसी काम का नहीं है। तो उसने क्या किया, शिशुनाग ने नागदशक को ही भाला भोंक कर हत्या कर दी। नागदशक की जो है हत्या कर दी। उस खुद को राजा पर, मतलब राजगद्दी पर बैठ गया और खुद को राजा शासक यानी शासक घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से जो नागदशक था उसकी बाद शिशुनाग राजा बना और हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई 412 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो हर्यक वंश है वो समाप्त हुआ और मगध साम्राज्य के बारे में भी हम बात कर सके, हर्यक वंश के बारे में बात कर सके। अगली वीडियो में हम शिशुनाग वंश के बारे में देखेंगे और नंदवंश के बारे में देखेंगे। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अरविंद सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चलिए तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर